दिया अपने घर में अपने बेटे अनिल के साथ रहा करती थी। अनिल बड़ा हो चुका था और उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। ऐसे ही एक दिन दिया के घर उसकी बहन ममता आती है। दीदी, अनिल की शादी करवानी भी है या नहीं? ममता कैसी बात कर रही है? अनिल मेरा इकलौता बेटा है। मैं तो चाहती हूँ उसकी शादी अच्छी सी लड़की से हो। और वैसे भी मेरा तो बस एक ही सपना है कि जल्दी से इस घर में मेरी बहू आ जाए और मैं भी सास बन जाऊंगी। फिर तो मेरी बहू मेरे पैर दबाएगी, घर के सारे काम करेगी। पर मैं ना अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखूंगी। दीदी, अगर तुम अनिल की शादी इस साल करवाना चाहती हो तो मुझे बता दो। मेरी नज़र में उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें बहू चाहिए। इस तरह से दिया ममता से अनिल की शादी की बात करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिया सपना देखती है कि अनिल की शादी हो गई है। शादी के बाद ससुराल में आते ही दिया की बहू घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है और वो अपनी सास का भी खूब ख्याल रखती है। अरे बहू, तू कब से मेरे पैर दबा रही है? जा जाकर आराम कर ले बेटा। माँ, मैं आपकी बहू नहीं आपका बेटा हूँ। नींद से बाहर आ जाओ। अरे बहू, तेरी आवाज़ इतनी भारी कैसे हो गई? दिया अपनी बहू के सपने देख रही होती है और अनिल अपनी माँ को नींद से जगाने के लिए माँ के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारता है। अब दिया जल्दी से उठ जाती है। ये अचानक से बारिश कैसे हो गई? माँ, बारिश नहीं हुई है, मैंने आपके मुंह पर पानी के छींटे मारे हैं क्योंकि आप अपनी बहू के सपने देख रही थी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है माँ, और आप अभी तक अपनी बहू के सपने देख रही हो। अरे अनिल बेटा, तू नाराज़ क्यों होता है? अब मैं उठ गई हूँ ना, तू तैयार हो जा, मैं अभी तेरे लिए लंच बना देती हूँ। न जाने कब मेरी बहू इस घर में आएगी और कब मेरा सपना पूरा होगा। इस तरह से दिया अनिल के लिए लंच बनाती है। अनिल ऑफिस चला जाता है और एकदम से दिया को ममता की बात याद आती है और वो ममता को फ़ोन करती है। अरे ममता, भूल गई क्या कि मुझे अपने बेटे की शादी करानी है? तू बता रही थी ना उस लड़की के बारे में, क्या हुआ उसका? दीदी, फिक्र मत करो, मैंने बात कर ली है। बस कुछ ही दिनों में लड़की वाले आपके घर आ जाएंगे हमारे अनिल को देखने के लिए। फिर समझो ये रिश्ता पक्का। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द अनिल की शादी काव्या नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद सभी मेहमान काव्या की खूब तारीफ करते हैं। कुछ दिनों में घर से सारे मेहमान भी चले जाते हैं। मेहमान के जाते ही काव्या घर के कामों में लग जाती है। ये देखकर दिया को बहुत खुशी होती है। सही कहा था ममता ने, काव्या बहुत संस्कारी है। कैसे आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। अब मैं भी सास बन चुकी हूँ। ये सब कुछ सोच सोच कर दिया बहुत खुश हो रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। हर रोज़ की तरह फिर से दिया के घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। वो अपनी बहू को आवाज़ देती है। काव्या बहू, ज़रा मेरे कमरे में तो आना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। फिर से शुरू हो गया इस बुढ़िया का नाटक। माँ के कहने पर मैंने 4 दिन ससुराल की सेवा तो कर ली, पर अब मुझसे नहीं होने वाला कुछ। इस तरह से काव्या अपने कमरे में आराम से सो जाती है। बेचारी दिया रात भर अपनी बहू के आने का इंतज़ार करती है। अगली सुबह जब दिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि आज पहली बार अनिल बिना लंच लिए ऑफिस चला गया है और अब तक काव्या अपने कमरे में सो रही है। ये देखकर दिया को बहुत गुस्सा आता है। काव्या बहू, ये सब क्या है? मेरा बेटा आज पहली बार तेरी वजह से बिना लंच लिए ऑफिस चला गया। सुबह के 11 बज गए और तू अब तक सो रही है। घर के सारे काम ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और वैसे भी मुझसे ये घर के काम नहीं होते। वो तो मेरी माँ ने कहा था कि ससुराल में जाकर 4 दिन घर की जिम्मेदारी उठा लेना, घर के काम कर लेना, इसलिए ये सब काम वाम कर लिए मैंने। काव्या का असली रूप देखकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ममता, तूने तो मुझसे कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है, पर ये क्या? ये तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी निकली। क्या दीदी, तुम्हारा सपना था बहू का तो आ गई तुम्हारे घर बहू।
और रही काव्या की बात, तो मैंने कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है और काव्या को घर के सारे काम आते हैं, तो मैंने झूठ क्या बोला? वैसे भी आजकल की बहू कहाँ घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं दीदी, समझा करो। ममता की ऐसी बातें सुनकर दिया कुछ नहीं बोलती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी दिया बहू के होते हुए भी घर का सारा काम करती है। और एक दिन, बहू, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। रात को अनिल के दोस्त घर पर आने वाले हैं, तो आज रात को उनके लिए खाना बना देना। पर माँ जी, मैं तो आज अपने मायके जा रही हूँ किसी ज़रूरी काम से। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ और बाद में अपने मायके जाऊँगी। आप दवाई खा लेना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और रात में जब अनिल के दोस्त आएंगे तो आप उनको देख लेना। अरे तुझे इतना ही इम्पोर्टेंट काम है बहू, तो तू अपने मायके चली जा। मैं अपना और अपने बेटे के दोस्तों का ख्याल रख लूँगी। हाँ, ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो। इस तरह से काव्या अपने मायके चली जाती है और बुखार में तप रही दिया अकेले ही घर का सारा काम करती है। रात को जब अनिल अपने दोस्तों के साथ घर आता है, माँ, काव्या कहाँ है? मेरे सारे दोस्त उसी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। अनिल, अब जल्दी से भाभी को बुला भी ले, हमें घर जाना है। हमारी बीवी घर पर हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाभी तेरा करती है। अब थोड़ी देर रुको ना। माँ, बताओ ना काव्या कहाँ है? अनिल बेटा, बहू को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो अपने मायके गई है। कह रही थी 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। इतना बोलकर चक्कर खाकर दिया कुर्सी पर बैठ जाती है। जब अनिल अपनी माँ को छूता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को बहुत तेज़ बुखार है। अब अनिल का पारा गर्म हो जाता है। माँ, बहुत हो गया, बहुत नज़रअंदाज कर लिया हमने काव्या की गलतियों को। आपकी इतनी तबीयत खराब है, मेरे दोस्त घर पर आए हुए और काव्या अपने मायके चली गई। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था उसे? अरे छोड़ना बेटा, क्यों छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहा है? माँ, मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रहा हूँ। आपके कहने पर मैं हमेशा चुप रहा और काव्या की हर गलती को नज़रअंदाज करता रहा। आपके कितने सपने थे बहू को लेकर, पर काव्या ने आकर आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसलिए अब काव्या को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इतना बोलकर अनिल अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें घर भेज देता है। अगली सुबह जब काव्या घर आती है, वहीं रुक जाओ काव्या, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यों? तुम्हें सच में नहीं पता क्यों? आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया था कि तुम अपने मायके चली गई, मेरी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर, जबकि तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि रात में मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले थे। अनिल, तुम बेकार ही गुस्सा हो रहे हो। तुम माँ जी से पूछ सकते हो। मैंने माँ जी को कहा था कि चलो आपको दवाई दिलवा देती हूँ, पर माँ जी किसी की सुनती कहाँ है? और वैसे भी कोई इम्पोर्टेंट काम रहा होगा तभी तो अपने मायके गई, वरना मैं मायके क्यों जाती? तुम खुद सोचो ना। काव्या, तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन किया था और तुम्हारी माँ ने ही मुझे बताया कि तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए तुम उनसे मिलने गई। पर सच तो यह है कि तुम घर के कामों से बचने के लिए गई थी। क्योंकि अनिल को काव्या की हरकतों का पता चल चुका था, इसलिए काव्या अनिल से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, पर अनिल उसे माफ़ नहीं करता और उसे घर से निकल जाने को कहता है। पर अपनी बहू के साथ ये सब कुछ होता देख दिया को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे की ज़िंदगी खराब हो, इसलिए वो काव्या को माफ़ कर देती है और अनिल से कहती है, अनिल बेटा, शांत हो जा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ता नहीं तोड़ा करते। अरे क्या हो गया अगर काव्या बहू अपनी माँ के घर अपनी माँ से मिलने गई थी? उसे अपनी माँ की याद आ रही होगी बेटा। अपनी माँ के कहने पर अनिल काव्या को माफ़ कर देता है। अब काव्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस बार वो सच में एक संस्कारी, सर्वगुण संपन्न बहू बनकर दिखाती है और इस तरह से दिया का सास बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। पढ़ी लिखी नेहा को अपनी पढ़ाई और समझदारी पर बड़ा घमंड था। ससुराल में भी वो अपने आगे किसी को कुछ ना समझती, इसी कारण उसे सब थोड़ा कम ही पसंद करते। नेहा की सास एक दिन कोई दवाई खा रही थी कि तभी नेहा वहां आ जाती है। अरे अरे माँ जी, ये क्या कुछ भी दवाई खाती रहती है? आपको पता भी है कि ये आपके शरीर में कितना नुकसान करती है।
हाँ बहू, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर ये दवा डॉक्टर की सलाह पर ली जाए तो फायदा ही करती है। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। नेहा का तो मानो गुस्सा बढ़ ही जाता है। ओहो, बड़ी आई समझदार बनने वाली गंवार कहीं की। जब तबीयत खराब होगी ना तो खुद ही समझ आएगा। नेहा बाहर पार्क में जाती है जहाँ उसके ससुर पौधों को पानी दे रहे होते हैं। पिताजी, संतुलित मात्रा में ही पौधों को पानी देना चाहिए, नहीं तो वो सड़ जाते हैं, जानते हैं ना आप। अच्छा बहू, और ये मात्रा क्या होनी चाहिए जरा ये भी तो बताना। या बहू एक काम करते हैं, ये पानी तू ही दे दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना सुंदर बगीचा मेरी वजह से खराब हो जाए। ऐसा कहकर ससुर नेहा के हाथ में पानी पकड़ाकर चले जाते हैं। पैर पटककर नेहा कहती है, ये अच्छी बात रही, एक तो ज्ञान दो, ऊपर से काम भी करो। मेरे जैसी समझदार और पढ़ी लिखी की तो ऐसे घर में शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। खैर, धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन नेहा की आदत जस की तस। एक दिन परिवार के लोगों ने मिलकर सोचा कि किसी तरह नेहा की ये ज़्यादा होशियार बनने की आदत को छुड़वाना होगा। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। नेहा बेटा, वो क्या है ना, बगल वाले घर में शर्मा आंटी को कुछ सलाह की ज़रूरत है। सोच रही हूँ ज़रा होकर आ जाऊँ। अरे अरे माँ जी, रहने दीजिए, मामला और ख़राब हो जाएगा। मैं जाकर सलाह दे आती हूँ। वैसे भी मेरी जैसी समझदार और पढ़ी लिखी बहू पूरे मोहल्ले में नहीं है। ये कहकर नेहा पड़ोस के घर जाती है, जहाँ पड़ोसन उसे कहती है, अरे नेहा, मैंने तो तुम्हारी माँ को बुलाया था। नेहा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे आंटी, कैसी बातें करती हैं? मुझसे ज्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता। जो सलाह मैं दे सकती हूँ या फिर जो उपाय मैं बता सकती हूँ वो पूरे शहर में कोई नहीं दे सकता। लिख कर ले लीजिए। हाँ अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी बहू। अच्छा ये बताइए, किस चीज़ की सलाह चाहिए? मामला क्या है, समझाइए मुझे। अरे अरे ना बेटा ना, मेरी समझ तो अच्छी है भगवान की दुआ से। मैं तुझे लेकर चलती हूँ उसके पास जिसे तुझे सलाह देनी है। पड़ोसन उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ बिस्तर पर एक बहुत ही बुजुर्ग महिला लेटी होती है। ये मेरी सास है, तुझे इन्हें ही सलाह देनी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको मैं अभी देती हूँ इन्हें सलाह। अच्छा नेहा, मुझे ना कुछ काम है, तो मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। हाँ, बैठ तू यहाँ। ये कहकर पड़ोसन नेहा को कमरे में बिठाकर चली जाती है। पड़ोसन की सास, जिसका दिमाग थोड़ा सठिया गया होता है, वो नेहा से कहती है, हैं? कौन है तू और क्यों आई है रे यहाँ पर? नेहा समझदारी दिखाते हुए कहती है, तो आप हैं जिनको मुझे समझाना है। बताइए तो क्या जानना चाहती हैं आप? अच्छा, तू बताएगी मुझे? अच्छा बेटा, ये बता कि जीवन क्या है? जीवन संघर्ष है। हैं? किससे बेटा? हर एक चीज से, अपनों से, अपने से। रुकिए, देखिए मैं ऐसे समझाती हूँ। जीवन एक खाली पन्ना है, आप जैसे रंग भरेंगी वैसा ही जीवन आपको दिखेगा। अरे पहले तू तो समझ ले कि जीवन संघर्ष है या खाली पन्ना। लेकिन आपको ये समझना ही क्यों है? क्यों, तुझे नहीं पता क्या? वैसे तो सुना था कि तू बहुत समझदार है। अब नेहा अपने बारे में ये सुनकर और खुश हो जाती है और ठान लेती है कि वो बूढ़ी सास को उनके सारे सवालों का जवाब देकर ही रहेगी। वो तो मैं हुई। खैर देखिए, आपको ना जीवन समझना है ना, तो ऐसे सोचिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया। अरे क्या क्या खोया, एक बार कान की बाली खोई थी, वो भी मिल गई। हे भगवान, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुझे समझाना ही नहीं आता। अरे बड़ी आई खुद को होशियार समझने वाली, एक सीधी सी जीवन की परिभाषा तो समझा नहीं पा रही है। अरे निकल यहाँ से। नेहा को बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है। तभी वो देखती है कि सामने उसके सास, ससुर और पड़ोसन खड़े थे। भला हो बेटा, जो तूने मेरी सास की परेशानी दूर कर दी। अरे रुकिए रुकिए, उनको मैं नहीं समझा पाई।
नहीं समझा पाई? अरे क्यों भला, ऐसा क्या हो गया? हाँ हाँ बेटा, तुम तो यहाँ तक जानती थी कि एक पौधे को कितने पानी की जरूरत होती है। तभी सास बोल पड़ती है, और दवाई कैसे खानी चाहिए? अरे मम्मी जी माफ़ कीजिए, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि ज़्यादा समझदारी दिखाना अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। लीला की बहू शीला घर का सारा काम करती, सास का ख्याल रखती और अपना पूरा समय घर के छोटे से छोटे काम में लगाती, जिससे लीला बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन एक दिन, ओहो, देखिए तो मम्मी जी, किसी ने हमारे दरवाजे में ये बिल्ली का प्यारा सा बच्चा छोड़ा है। फिर वो बिल्ली से प्यार करने लगती है। अरे बहू बस करो, बिल्ली है बिल्ली, किसी की सगी नहीं होती, इसे तो तुम वापस ही रख दो बाहर। वैसे तो आपकी सहेली कंचन भी किसी की सगी नहीं है, ये तो आप भी जानती है कि कितनी बार उसने आपके पीछे से आपकी बुराई की है। तू कहना क्या चाहती है? यही कि ये कम से कम सामने तो काटेगी। जब आप उन्हें नहीं छोड़ रही है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? और देखिए तो कितनी सुंदर भी है। अरे जैसा मर्जी करना है करो, अरे बिल्ली पालो चाहे डायनासोर पालो, मुझे क्या। ये बोलकर सास वहां से चली जाती है। दोपहर को, अरे शीला, बहू भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कहाँ हो? शीला भागकर सास के पास आती है। चूहे कहाँ है सासू माँ, कहाँ है चूहे, कहाँ कूद रहे हैं? बताइए बताइए, मैं अभी किटी को भेजती हूँ, वो सारे चूहे खा जाएगी। अरे कीटी की ताई, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना दे दे, नहीं तो बता दे तेरे किटी ही खा जाती हूँ, मेरा पेट भी भर जाएगा और तेरी बिल्ली को मेरे पेट के चूहे भी मिल जाएंगे। सास की बात सुनते ही बिल्ली बहू की गोद से कूदकर भाग जाती है। अरे सासू माँ, आपकी बात किटी को पसंद नहीं आई लगता है, देखिए ना, डर गई बेचारी। हाँ हाँ, मुझसे तो आज तक कोई चूहा भी नहीं डरा और तेरी किटी बड़ा डर गई। शाम को शीला का पति ऑफिस से आता है। शीला, अरे ओ शीला, जरा चाय तो पिला दो, एक कप गर्मा गर्म, सर में दर्द हो रहा है। शीला किटी के बर्तन में दूध डालते हुए कहती है, अरे कहाँ से चाय बना दूँ, दूध की एक बूंद नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो, ये क्या, सारा दूध जानवर को डाल रही हो? मैं कह रहा हूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम हो कि क्या? हाँ की क्या? और जानवर? मुझे तो इस कमरे में कहीं जानवर दिखाई नहीं दे रहा। देखो शीला, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं हुई ना तो क्या? हाँ बताइए बताइए, तो क्या? तो मैं बाजार से जाकर दूध लेकर आता हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? अब ठीक है। और हाँ, फुल क्रीम मिल्क लेकर आना, बिना क्रीम का दूध किटी नहीं पीती है। बेचारा पति बाजार के लिए निकल ही रहा होता है कि सामने माँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुझे भी चाय नहीं मिली? अरे माँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं तो परेशान हो गया हूँ, अब ना खाने का डिब्बा मिलता है ना ही साफ कपड़े। अरे बेटा, सारा दिन इसके साथ घर में मैं रहती हूँ, अब क्या बताऊँ। कल तो अपनी नई साड़ी फाड़ कर बिल्ली के लिए फ्राक सिल रही थी। माँ, अब तो इसका इलाज करना ही होगा, तुम ही कुछ करो ना माँ। ये कहकर बेटा वहाँ से चला जाता है। सास सोच में पड़ जाती है कि तभी उसे आइडिया आता है। सास एक दिन ठीक समय देखकर बिल्ली को उठा लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, चलते चलते तो मेरे पैर पर छाले निकल आए। 1 घंटे से पैदल चल रही हूँ, ये जगह अनजान लग रही है, यहीं इस बिल्ली को छोड़ देती हूँ। और फिर वो उस बिल्ली को वहीं छोड़कर घर के लिए वापस आती है। घर पहुंचकर कहती है, हे भगवान, थक गई, मेरे तो पसीने ही निकल आए। जिंदगी में इतना पैदल नहीं चली जितना उस बिल्ली को छोड़ने के लिए चली हूँ। ओ भगवान। लेकिन जैसे ही सास सांस लेकर सोफे पर बैठती है, सामने से बहू आ जाती है जिसके हाथ में बिल्ली होती है। अरे आपको क्या हो गया, वॉक पर गई थी क्या? अच्छा माँ जी, किटी को भूख लगी है, मैं इसे दूध देकर आती हूँ। सास जोर से चिल्लाती है, अरे बहू, ये बिल्ली तेरी गोदी में कैसे आ गई? कैसे मतलब? मेरी गोदी में ये जैसे आती है वैसे ही आ गई। सास ये देखकर दंग रह जाती है कि उससे पहले तो बिल्ली घर आ गई।
अगले दिन सास बिल्ली को अपने रिश्तेदार को दे आती है। ये बिल्ली आपको मेरी तरफ से तोहफा। अरे जानवर बहुत वफादार होते हैं, इसे रखकर आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। शुक्रिया बहन जी, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं इसे बहुत प्यार से रखूंगी। तो इस तरह किटी से सास को छुटकारा मिलता है और वो एक बार फिर से चैन की सांस लेती है। लेकिन ये चैन की सांस कितनी लंबी है, ये तो पता चलेगा सास बहू और कुत्ता बिल्ली के अगले एपिसोड में। स्वाति की सास स्वाति के नए जमाने की आदतों से बहुत परेशान रहती थी। पल्लू नहीं लगाती है स्वाति, न मेहमानों के पाँव छूती है, नई बहू में संस्कार का स भी नहीं है। अरे पढ़ी लिखी है, चलता है, काम भी तो कर ही लेती है सारे, और नई बहू है, सीख जाएगी सब धीरे धीरे। मैं तो घर से सीख कर आई थी। हाँ, वो तो घर से कंप्यूटर भी चलाना सीख के आई है, तुम्हें तो व्हाट्सएप भी नहीं चलाना आता। अरे सबके अपने अपने गुण होते हैं। इतने में वहां नई बहू यानी कि स्वाति आ जाती है। माँ, मैं ग्रोसरी खरीदने जाती हूँ, ठीक है? अकेले? अब मतलब कोई दिक्कत है? मतलब चली जाओ जहाँ जाना है तो, पर जल्दी आ जाना। और साड़ी पहन के जाओ ना, ये जींस वगैरह क्यों पहन कर जा रही हो? स्वाति इस रोक टोक से नाराज होकर सोचती है कि पेरेंट्स की बातों में आकर अगर वो कॉम्प्रोमाइज करके अरेंज्ड मैरिज ना करती तो शायद उसे ये सब नहीं सुनना पड़ता। वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखिए, मुझे ऐसी बाउंड्रीज में रहना अच्छा नहीं लगता। अरे ओपन माइंडेड होना चाहिए। ज्यादा पढ़े लिखे होना, जमाने के साथ चलना कोई गलती थोड़ी ना है। अब देखो, मेरा परिवार बहुत ट्रेडिशनल तरीकों से चलता है और हम छोटे हैं उम्र में, हमें उनकी बातों की कदर करनी चाहिए ना। ये कद्र इज्जत जब दोनों तरफ से हो ना तो ज्यादा बेहतर होती है। हाँ, ओफो, तुमसे बहस नहीं कर सकता मैं, और ना माँ से बात कर सकता हूँ। जैसा चल रहा है चलने देते हैं। चल नहीं रहा, चल रही है बस तुम्हारी मम्मी की मर्जी मेरे ऊपर। दरवाजे के बाहर खड़े ससुर जी सारी बात सुन लेते हैं। अगली सुबह स्वाति जब पौधों को पानी दे रही होती है तब, सर पे दुपट्टा रख लिया करो जब बाहर रहो। हाँ, लेकिन मैं तो आंगन में ही हूं अभी, और सर नहीं ढका तो क्या हुआ? अरे बिना दुपट्टे के 4 लोग देखेंगे तो 4 तरह की बातें करेंगे। अच्छा, आज सर ढक लिया तो कल लोग कहेंगे चेहरा दिख रहा है, चेहरा ढक लिया तो कहेंगे कि घर से बाहर क्यों निकलती है। देखो, ये सब भाषण टीवी सीरियल में अच्छे लगते हैं, घर में घर के जैसे रहो, समझी? सासू माँ दुपट्टा लेकर आती है और उसकी ओर फेंक कर अंदर चली जाती है। स्वाति रोने लगती है। वो दुपट्टा उठाती है, उतने में ही ससुर जी वहां आ जाते हैं। बहू, ऐसे रो के तो काम नहीं चलेगा ना। या तो अपनी सास की सारी बात मान लो, या अगर तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही तुम्हारा पति। कल ही तो बोल चुका है ना वो तुम्हें। हाँ, आपको कैसे पता? अरे दीवारों के साथ दरवाजों के भी कान होते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ पापा जी? है, मेरे पास एक तरकीब है। ससुर जी स्वाति के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। फिर रात को जब सब खाना खाने साथ में बैठते हैं तो स्वाति साड़ी पहनकर एकदम ट्रेडिशनल बहू बनकर आती है और सासू माँ के पांव छूती है। अरे ये सब क्या है? आप बड़ी है ना मुझसे, सोचा आदर कर लूं। ठीक है, चलो खाना खाने बैठ जाओ। नहीं सासू माँ, मैं घर की नई बहू हूँ, मुझे सास ससुर और पति के बाद खाना खाना चाहिए। स्वाति का जवाब सुनकर ससुर जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। खाना भले ही ना खा रही हो, कुर्सी पर तो बैठ जाओ,
कब तक खड़ी रहोगी यूं? आप लोग बड़े हैं, मैं आपके बराबरी में कैसे बैठ सकती हूँ? अरे ये सब करके तुम्हें क्या दिखाना है? मैं तुम पर अत्याचार करती हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो तैयारी कर रही हूँ सासू माँ। कैसे तैयारी स्वाति? जल्द ही नौकरी करने जाने वाली हूँ मैं। वहाँ भी किसी की सुननी ही पड़ेगी। गुलामी जैसा माहौल तो रहेगा ही, तो आदत डाल रही हूँ। सासू माँ अच्छे से बंदिशों में रहने की प्रैक्टिस करवा देंगी मुझे। तुम्हें पता भी है कि क्या बक रही हो तुम? हाँ हाँ, मैं सब सही कह रही हूँ सासू माँ। यहाँ गुलाम जैसे रह रही हूँ मैं, वैसे ही नौकरी के टाइम वहाँ भी रह लूंगी, और कम से कम वहाँ उस बात के अच्छे खासे पैसे तो मिलेंगे। अरे मैं तो ये सब इसलिए कहती हूँ ताकि 4 लोग 4 बातें ना करें तुम्हारे बारे में। सासू माँ, बाहर के 4 लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि घर के 4 लोग आपस में कितनी खुशी से रहते हैं। स्वाति का गुस्सा अब आंसुओं में बदल जाता है। वो मुड़ के रोने लगती है। सास कुर्सी से खड़ी होकर अपनी प्लेट उठा के स्वाति के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। खाना खा लो बेटा, इसके पहले कि हम लोग पूरा खाना खत्म कर दें। और जैसे तुम्हें रहना है ना, वैसे ही रहो बेटा, तुम्हारा ही तो घर है। रही बात 4 लोगों की, तो अब मैं समझ गई हूँ कि लोगों का तो काम ही है कहना। स्वाति रोते हुए सास को जोर से गले लगा लेती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये जरूरी नहीं कि बाहर के 4 लोग क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि घर के 4 लोग आपस में कितनी खुशी से रहते हैं।